नमस्ते बच्चों। पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत साधन क्या होते हैं, साधनों का महत्व क्या है और साधनों के प्रकार के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अब जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है साधनों की विशेषताएं, और उसमें कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। साधनों की विशेषताएं बच्चों हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, और हमने पहली विशेषता कि सभी साधन सीमित होते हैं, गुणात्मक सीमा भी होती है और संख्यात्मक सीमा भी होती है। समस्त साधन उपयोगी होते हैं और साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। ये तीन विशेषताएं हम विस्तार से समझ चुके थे। आज हम इसकी चौथी विशेषता लेंगे कि साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। बच्चों, जितने भी साधन होते हैं ना, वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए न केवल बच्चों एक साधन की जरूरत होती है, बल्कि कई साधनों की एक साथ आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसे आप अगर लिखते हैं तो खाली रजिस्टर से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। पेन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यानी कि आपको लिखने के लिए रजिस्टर और पेन दोनों की ही ज़रूरत है, तो आप कार्य कर पाएंगे। जैसे बच्चों धन है ना। अब इस धन को एक व्यक्ति कितनी चीज़ों में खर्च करता है और कितने सारे साधन क्रय करता है, क्योंकि और एक साधन खरीदने से हमारा अपने आप दूसरे साधनों को खरीदना उसकी आवश्यकता बन जाता है। जैसे बच्चों भोजन बनाने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि एक निपुण गृहिणी हो जिसे भोजन बनाना आता हो वो बना लेगी। नहीं बच्चों, गृहिणी के साथ साथ ईंधन की, भोज्य पदार्थों की, सामग्री की, बर्तनों की, उपकरणों की, समय की और सारे ही दूसरे अन्य साधन, जितने भी भोजन बनाने में उपयोगी साधन है, उन सब की आवश्यकता होती है। तो किसी एक साधन के होने से कार्य हो जाए संपन्न, ऐसा नहीं होता है। साधन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साधन परस्पर संबंधित होते हैं। और जब ये संबंधित होते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, तो दोनों का होना आवश्यक होता है। वही बात हो गई ना बच्चों, जैसे अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए आपको दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, तो साथ में आपको चाय पत्ती भी चाहिए। ये चार चीज़ों से मिलकर के चाय बनती है। और कुछ भी नहीं बच्चों, अगर फीकी भी चाय बननी है तो शक्कर को एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दूध, पानी और चाय पत्ती तो फिर भी चाहिए। चाय तभी बनेगी जबकि ये तीनों साधन होंगे, अर्थात ये सभी साधन आपस में क्या है बच्चों? परस्पर संबंधित हैं। इनमें आपस में गहरा संबंध होता है। और बच्चों समय, शक्ति, चतुरता, कुशलता और ज्ञान का उपयोग करके व्यक्ति सीमित आय में और सीमित धन में अच्छे से अच्छा जीवन यापन कर लेता है। कई प्रकार की चीज़ें बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि कोई वस्त्र है घर पर, पहले हमने उसे बहुत पहना, फिर वो ख़राब होने लगता है, उसे दूसरे काम के लिए ले लिया, फिर उसे दूसरे काम के लिए लिए। तो इस प्रकार बच्चों, अगर घर में एक साधन है तो उससे कई दूसरे साधन भी बना सकते हैं और उनको आपस में मिला जुला करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों, साधन आपस में पारस्परिक संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। प्रबंध प्रक्रिया क्या है बच्चों? कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप? मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चे आप लोगों को इस बारे में। कुछ समझ पा रहे हैं? याद आ रहा है आपको कि प्रबंध प्रक्रिया में आपने क्या पढ़ा था? प्रबंध प्रक्रिया में हमने पढ़ा था बच्चों कि नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये तीन प्रबंध प्रक्रिया के चरण हैं और इनसे साधनों का उपयोग किया जाता है इस दौरान, और साधनों का उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी कि बच्चों, साधनों का ही नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है और लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि साधन हमारे पास कैसे हैं? सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, बहुत सारी हैं, लक्ष्य भी बहुत सारे हैं। तो बच्चों, इतने सारे लक्ष्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति इन सीमित साधनों में करना थोड़ा तो मुश्किल है बच्चों, लेकिन ये संभव हो सकता है बच्चों अगर योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सोच समझ करके कार्य को किया जाए।
प्रबंध प्रक्रिया के जितने भी चरण हैं, उन चरणों की क्रियान्विति अगर हम सही करें, जैसे सबसे पहले बच्चों योजना बनाना। योजना बनाने के दौरान ये सोचना कि कौन से साधन हैं, कौन से साधन कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, किसके द्वारा प्रयोग में आएंगे या लिए जाएंगे। तो ये आपने नियोजन किया। अब नियोजन तो बच्चों एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपने सिर्फ दिमाग में सोची है, और जिस कार्य को आप करने वाले हो, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हो, उसके लिए आपने जो योजना बनाई है, उस लक्ष्य की समाप्ति तक आप योजना में अनुगमन करते हैं। लेकिन ये पूरा कार्य मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक रूप से कार्य होता है। लेकिन कार्य एक्चुअली प्रारंभ कब होता है? जब उसको कार्य रूप में परिणित किया जाता है, अर्थात प्रबंध प्रक्रिया के दूसरे चरण में। दूसरा चरण होता है बच्चों नियंत्रण, और नियंत्रण के 3 भाग होते हैं। योजना को कार्य रूप में परिणित करना यानी कि क्रियान्वित करना, दूसरा होता है बच्चों चेक करना, एग्जामिन करना या जांच करना, और तीसरा होता है बच्चों मूल्यांकन करना। इसका नियंत्रण का तीसरा पॉइंट होता है समायोजन करना। अगर जांच के दौरान कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको किस प्रकार समायोजित करें कि बिना लक्ष्य से विचलित हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। तो बच्चों, साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसा आपने नियोजन में सोचा, जिन साधनों की आवश्यकता और जिन साधनों के बारे में आपने योजना के दौरान सोचा, तो नेचुरली बच्चों आपने उन्हीं साधनों के बारे में सोचा होगा जो कि साधन आपके पास उपलब्ध हैं। फिर सोचने के बाद आपने कार्य रूप में परिणित किया, फिर आप जांच भी करेंगे। तो बच्चों, आप एक एक प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब आप साधनों का उपयोग करेंगे। लेकिन आपने जब प्रबंध प्रक्रिया का कार्य किया, प्रबंध को नियोजन किया, नियोजन के दौरान साधनों के बारे में सोचा, उसी के अनुरूप आप क्रियान्विति करते हैं, जांच करते हैं, समायोजन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं बच्चों। तो साधनों, अगर हमने पहले से सोचा हुआ है साधन कौन सा किस कार्य में उपयोग में आएगा, ये हमने अगर पहले से सोचा हुआ है बच्चों, अगर हम प्रबंध प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तो बच्चों साधनों का उपयोग हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और बिना इन चरणों को पार किए साधनों की उचित व्यवस्था, सही समय पर सही साधन और एक साधन के अनेक उपयोग व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों, साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का विशेष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, साधनों के उचित प्रयोग से हमें क्या होता है? लक्ष्यों की प्राप्ति। अगर हमने लक्ष्य को प्राप्त किया तो डेफिनेटली जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है ना। इसीलिए बच्चों, अगर कोई परिवार विवेकपूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्तापूर्ण से और बहुत ध्यान से अपने धन को व्यय करता है, समय का सदुपयोग करता है, शक्ति का सही उपयोग करता है ना, तो उसके रहन सहन में और उसके जीवन स्तर में ऊंचाई आना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि बच्चों, वो सीमित आय में यानी कि सीमित साधन में परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर इसके अपोजिट हुआ तो धन भी अपव्यय हो जाएगा, समय भी नष्ट होगा, शक्ति भी खर्च हो जाएगी और रिजल्ट भी वो नहीं मिल पाएगा। तो असंतोष और असंतुष्टि की भावना हो जाएगी, तो जीवन की गुणवत्ता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। इसीलिए बच्चों, अगर सोच समझ करके साधनों का उचित प्रयोग किया जाए और लक्ष्यों की प्राप्ति होए तो जीवन के स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कि साधनों को विकसित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बच्चों? आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य ने आवश्यकताओं को अनुभव किया, नए नए प्रकार के साधन विकसित होते चले गए। जो व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र जितना अधिक साधनों का विकास अपनी मेहनत से, बुद्धि से, ज्ञान से, कुशलता से, योग्यता से आदि के द्वारा करता है ना बच्चों, वो उतना ही समृद्ध, उन्नत और प्रगतिशील होता है। बच्चों, धन तो हम परिश्रम से भी कमाते हैं,
लेकिन सुख साधन की सुविधाएं जो होती हैं ना बच्चों, वो बहुत अधिक धन या ज़्यादा धन होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। बच्चों जैसे एक छोटी सी हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने देखा कि जो वॉशिंग मशीन आई थी वो नॉन ऑटोमेटिक होती थी। उसमें कपड़े इधर से उधर डालने होते थे, वो कपड़े धो लिया करती थी। उसमें कपड़े, पानी का भी बार बार आपको बीच में उसको चेक करना होता था। कपड़े धुल जाते थे, लेकिन कपड़ों को झकोलने के लिए, रिंस करने के लिए आपको दूसरे उसी के साथ जो टब आता है उसकी ज़रूरत पड़ती थी और अलग से कपड़े झकोले जाते थे। सबसे पहले जो मशीन आई थी ना बच्चों नॉन ऑटोमेटिक, उसमें कपड़े सिर्फ धुलते थे, झकोले नहीं जा सकते थे और उनको रिंस बाहर निकाल करके किया जा सकता था। आवश्यकताएं बढ़ती गई, सेमी ऑटोमेटिक आई कि एक टब में कपड़े धुलते थे और एक टब में रिंसिंग होती है। और जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, अब तो बच्चों ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई। कपड़े मशीन में डालो गंदे और साफ कपड़े आप निकालो उसके अंदर से, आपको इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों आवश्यकता क्योंकि आविष्कार की जननी होती है, इसीलिए तो साधन विकसित होते चले गए। ऐसा थोड़ी है बच्चों कि ये मोबाइल, ये वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर बरसों से हमारे पास है, नहीं है बच्चों। धीरे धीरे सभी साधन विकसित किए, जैसे जैसे आवश्यकताओं का अनुभव होता है साधनों को विकसित किया जा सकता है। अब बच्चों हमारी अंतिम विशेषता है कि साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। बच्चों जब व्यक्ति निर्णय लेता है और समस्या का समाधान करता है, उस दौरान कई बार साधनों को प्रतिस्थापित भी करता है। समय और शक्ति की बचत के लिए और सीमित साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त किया जा सके, इसके लिए बच्चों क्या करता है व्यक्ति कि एक कम उपयोगी साधन के स्थान पर अधिक उपयोगी साधन को प्रतिस्थापित करता है। बच्चों जैसे कि हमने बात की थी, आपको अगर याद हो हमारे पिछले व्याख्यान में, कि एक कार्यरत जो गृहिणी है, जो बाहर भी कार्य के लिए जाती है और घर पर भी काम करती है, तो वो कुछ कामों के लिए मेड सर्वेंट को रख लेती है। वो क्या करती है बच्चों, अपने कम उपयोगी साधन के स्थान पर उसके लिए समय बहुत उपयोगी है, लेकिन वो इतना धन अपने पास रखती है कि वो उसको मेड सर्वेंट को दे सके और अपना काम चला सके। तो वो क्या करती है, अपने समय के स्थान पर धन का प्रतिस्थापन करती है। तो बच्चों साधनों का प्रतिस्थापन भी संभव है। तो ये पढ़ी बच्चों हमने साधनों की विशेषताएं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसके साथ ही पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला हम उसमें लेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। बच्चों पारिवारिक जीवन चक्र हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में समझ भी चुके हैं और आप लोगों को याद भी रहा होगा कि पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक, फिर विस्तारित और उसके बाद अवस्था आती है संकुचित अवस्था। ठीक है ना। तो बच्चों क्योंकि पारिवारिक जीवन चक्र ही इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि 2 व्यक्तियों से शुरू होता है और पुनः 2 व्यक्तियों पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हर जो अवस्था होती है उस हर अवस्था में बच्चों साधनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब परिवार में बच्चों का पालन पोषण हो रहा हो अर्थात प्रारंभिक अवस्था है, तो उसमें समय अधिक लगता है। बच्चों को खेलने, खिलौने, पढ़ाई, स्कूल, ये सारी आवश्यकताएं अलग होती हैं। फिर विस्तारित अवस्था, ये सब विस्तारित अवस्था की बात थी बच्चों। और उसके बाद अगर हम बात करें संकुचित अवस्था की, तो उसमें साधनों की और भी कम ज़रूरत पड़ती है। हाँ, उस समय शक्ति कम होती है लेकिन समय पूरा होता है ना। और उसके साथ धन अगर उम्र भर अच्छा कमाया है तो पास में होता है और नहीं है तो इस समय भी स्ट्रगल रहता है। तो बच्चों हर अवस्था में साधनों की रिक्वायरमेंट बदलती जाती है। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक स्तर। ये एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चों, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं। सभी का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, अभिवृत्तियाँ सभी कुछ अलग होता है बच्चों। तो जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, उच्च आय वर्ग के होते हैं, वो धन व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो निम्न आय वर्ग से होते हैं, उनकी सामान्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती है।
तो बच्चों, जिस प्रकार का सामाजिक आर्थिक स्तर और स्पेशली आर्थिक स्तर होगा, वैसा ही व्यक्ति के पास साधनों का प्रबंधन होगा। कितना धन है, कितना खर्च कर सकते हैं, कितने साधनों को क्रय कर सकते हैं, या एक ही साधन से अनेक उपयोग उनको करने पड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों जीवन का दृष्टिकोण। जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यह हमने पहले भी साधनों के अंतर्गत पढ़ा था। कुछ लोग सांसारिक वस्तुओं में बहुत आनंद अनुभव करते हैं और आरामदायी और विलासिता संबंधी जो वस्तुएं होती है उसमें बहुत उनको पास में रख करके, उनको क्रय करके बहुत असीम आनंद महसूस करते हैं। यानी कि बच्चों, भौतिक वस्तुओं की मांग उनमें अधिक होती है। ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी की विचारधाराएं, मान्यताएं, मूल्य, विश्वास धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कम क्रय करते हैं, कम संग्रह करते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कम साधनों में भी वो संतुष्ट होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों व्यवसाय और पारिवारिक आय। जो व्यवसाय है और जैसी पारिवारिक आय है बच्चों, उसी प्रकार के साधन परिवार के पास होंगे। अपनी आय के अनुरूप ही व्यक्ति साधन क्रय करता है और साधनों को उपयोग में लेता है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि पारिवारिक आय बहुत अच्छी है, परिवार में आय बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति अपनी कुशलता को भी बढ़ा सकता है, यानी कि मानवीय साधन को भी विकसित कर सकते हैं। कोई चीज़ थोड़ी आती है, आपने धन दिया, उस चीज़ को और अधिक सीखा और कुशलता प्राप्त कर ली, तो मानवीय साधनों में भी बढ़ोतरी हो गई और क्रय कर के द्वारा अमानवीय साधनों में भी बढ़ोतरी हो गई। तो बच्चों, अनिश्चित आय अर्जित करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग निश्चित आय होते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं ना बच्चों, तो उनको तो उनकी मासिक आय के मुताबिक उनको पता होता है कि कितना हमारा आय होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो व्यय भी करते हैं और बजट भी बना लेते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी की आय अनिश्चित होती है, जैसे दुकानदार है, व्यापारी हैं, है ना, या फिर ऐसे लोग जो कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आय पर निर्भर करते हैं। तो उनका भी रहन सहन का स्तर अलग होता है और साधन भी इस बात से प्रभावित होते हैं। फिर है बच्चों परिवार का आकार एवं संगठन। परिवार का आकार कैसा है, छोटा आकार, बड़ा आकार। आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, बड़ा आकार तो आवश्यकताएं अधिक, साधन सीमित हो सकता है, धन कमाने वाले कम लोग हों या अधिक लोग हों, जैसे भी है बच्चों। लेकिन बड़ा परिवार और छोटे परिवार में अंतर आ जाता है। इसके अलावा परिवार की विशेष अवस्थाओं बच्चों, जैसे कि बाल्यावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, वृद्धावस्था, परिवार में किस प्रकार के व्यक्ति ज़्यादा हैं और किस प्रकार के लोग हैं, तो क्योंकि उनकी भोजन, उनकी चिकित्सा, उनका स्वास्थ्य, विभिन्न आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, परिवार का आकार और संगठन भी इस बात को प्रभावित करता है। फिर आता है बच्चों प्रबंध कुशलता। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। जिस व्यक्ति में कार्य करने की कुशलता है, प्रबंध प्रक्रिया को जानता है, यानी कि नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, चतुरता है, बुद्धिमानी है और प्रबंध की कुशलताओं से परिपूर्ण है बच्चों, तो वो व्यक्ति सीमित साधनों में भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। और जो व्यक्ति बच्चों नहीं कर पाता है, तो उस परिवार के सदस्य अप्रसन्न होते हैं, असंतुष्ट होते हैं और हमेशा अपनी आवश्यकताओं के लिए स्ट्रगल करते हुए ही नज़र आते हैं। इसलिए बच्चों, प्रबंध कुशलता होनी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रबंध कुशलता होगी तो ही व्यक्ति सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है व्यवसाय एवं पारिवारिक आय, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट रिपीट हुआ है, इसलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, मकान एवं उसकी स्थिति। मकान कहाँ है बच्चों, यानी कि मकान की स्थिति कैसी है, बाज़ार, स्कूल, कार्य करने के स्थान से दूर है या पास है, तो इससे गृहिणी की और अन्य सदस्यों की समय, ऊर्जा और अन्य साधन प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से शहर में है या गांव में है, इससे भी प्रभावित होता है। कमरों की संख्या, आकार इत्यादि चीज़ें भी बच्चों साधनों को, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करती हैं।
कामकाजी महिला, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्यरत महिला का महत्व अधिक होता है। वो घर में और बाहर दोनों ही तरफ कार्य करती है और दोनों ही तरफ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करती है। ऐसे में बच्चों, गृहिणी के पास यानी कि कार्यरत गृहिणी है तो समय कम होता है, आय होती है और शक्ति भी कई बार कम महसूस करती है अपने आप में, क्योंकि वो दोनों ही प्रकार के कार्यों को करती है। तो समय और ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों अन्य साधन भी इससे प्रभावित होते हैं अगर महिला कामकाजी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा है उपलब्ध साधनों एवं इसके विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान होना। बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर विकल्पात्मक प्रयोगों की समुचित जानकारी हो तो साधनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। बच्चों, एक साधन है और हमें पता है कि इसके हम कितने उपयोग कर सकते हैं। घर में बच्चों एक टेबल है, वो टेबल बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम में आ सकता है। वही टेबल डाइनिंग टेबल की तरह काम में आ सकता है। वही टेबल कभी खेलने के लिए भी काम में आ सकता है। उसी टेबल पर कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि साधन एक और उस साधन के विकल्पात्मक प्रयोगों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर ज्ञान होता है और साधनों के कई विकल्पात्मक प्रयोगों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है तो हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए हैं। बच्चों, हमने साधन का चैप्टर यहीं पर समाप्त कर लिया है। साधन क्या है, साधन का महत्व क्या है, साधन कितने प्रकार के होते हैं, साधनों को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा है बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और इसको और भी ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।